नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडी गठबंधन की और खबर है महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो प्लान दिखाई देता है, और महाराष्ट्र की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार का चुनाव संपन्न हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं और अब इसके बाद अगर अगला पड़ाव कहीं है तो पश्चिमी बंगाल चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव होने वाला। और बीएमसी का चुनाव चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि कई राज्यों के बजट से ज्यादा मुंबई जो बीएमसी है उसका बजट है। तो ऐसी स्थिति में फिर चाहे वो महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी हो, दोनों के लिए बीएमसी का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें 227 सीटों पर चुनाव होना है। अब जिस दिन बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आया उसके अगले ही दिन महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला, उनका एक स्टेटमेंट आया और स्टेटमेंट यह था कि बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। 227 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब इसको लेकर शिवसेना की कड़ी प्रतिक्रिया आई कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहे तो वो अकेले चुनाव लड़ सकती है, लेकिन फिर दूसरी पार्टियां भी स्वतंत्र है। और शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसके बड़े नेता आनंद दुबे, आप टीवी चैनल्स के ऊपर उनको देखते भी होंगे, उन्होंने तो सीधा स्टेटमेंट दे दिया कि बिहार में आपने लड़कर देख लिया, 6 सीटें आपकी आई, तो आपको महाराष्ट्र में भी जो है वो किस्मत आजमाकर देख लेनी चाहिए। अब ये जो है वो खबर है महाराष्ट्र से, लेकिन जब हम इस खबर को देखते हैं तो फिर एक तरीके से कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से साजिशतन अपने ही सहयोगियों को निपटाते हुए जा रही है उसकी झलक जो है वो यहां पर भी दिखाई दे रही है। अब आपको यह लग सकता है कि ऐसा क्यों, तो आप देखिए, इससे पहले अगर आप देखोगे तो बीएमसी में सबसे मजबूत पार्टी 25 साल से जिसका कब्जा है वो है शिवसेना। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से भी 2 सीट ज्यादा थी शिवसेना की, और 2022 के बाद से अब तक जो है वो चुनाव हुए नहीं बीएमसी के। तो अब संभवतः जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इसकी घोषणा कर दी, तिथियों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन अब चुनाव होने वाले हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एक तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री से निकल कर आई है, तो दूसरी तरफ है महागठबंधन, या यहां पर हम कहेंगे महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और तीसरी जो पार्टी है राकापा या एनसीपी शरद पवार। अब यह बड़ा दिलचस्प हो जाता है, और दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी, आप देखिए, जब हम बिहार के चुनाव को बड़े नजदीक से, और हमारा आंकलन जो है वो उसी के आसपास भी घूम रहा था कि बिहार में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। इसीलिए तेजस्वी यादव के उस कैंपेन को जो 5 से 6 महीने पहले बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था उसको डिरेल करने का काम किया, उसको पटरी से उतार दिया। तो आप इसको साजिश नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? और साजिश का पहला प्रमाण, जब इस महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा था, मटन पार्टियां चल रही थी, एक दूसरे से गले मिले जा रहे थे, तो उस वक्त बीच की कड़ी थी अखिलेश प्रसाद सिंह। अब बिना अखिलेश प्रसाद सिंह को साइड किए हुए कांग्रेस पार्टी आरजेडी के ऊपर हावी नहीं हो सकती थी, यह कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पता था। इसलिए तेलंगाना से उस व्यक्ति को उठाया गया जिसको राजनीतिक पकड़ या राजनीतिक समझ जो है वो बिल्कुल भी ना हो, जिसने कभी चुनाव लड़ा नहीं हो, कभी चुनाव जीता नहीं हो, और वो सैलरी पे काम कर रहा हो। तो आप सोचकर देखिए कि ऐसे व्यक्ति को क्यों लाया होगा। और फिर वह व्यक्ति जो है वो टिकट वितरण कर रहा है, और टिकट वितरण में एक ऐसे लीडर को, एक ऐसे नेता को टिकट दिया जाता है जिसका कांग्रेस पार्टी से कोई वास्ता ही नहीं है, और फिर उसके बाद में सोनिया गांधी को उसमें इंटरफेयर करना पड़ता है। आप सोचकर देखिए आप। और जब से कृष्णा अल्लावरू आए, किसे अखिलेश प्रसाद सिंह का सबसे पहले पत्ता कटा, और जब कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाया था उस दिन हमने वीडियो बनाया था, आप उठाकर देख लीजिए कि अब जो है वो अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा दिया जाएगा। अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा दिया गया,
और आप यह सोचकर देखिए कि अगर अखिलेश प्रसाद सिंह होते तो क्या सीट शेयरिंग पर दोनों पार्टियों में बातचीत नहीं होती, क्या उसका समाधान नहीं निकलता? 101% निकलता। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह को, फिर शकील अहमद को, सब नेताओं को जो है वो बारी बारी दूर किया गया और कृष्णा अल्लावरू को पूरी तरीके से कमांड दी गई, जिसमें टिकट वितरण से लेकर सारा कुछ कृष्णा अल्लावरू देख रहे थे। तो कृष्णा अल्लावरू अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहे थे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में सीधे तौर पर जो है वो घोषणा नहीं की जा रही थी। और फिर उसके बाद में चुनावी जब मुद्दों की बात करते हैं तो वोटर अधिकार यात्रा से तेजस्वी यादव का और आरजेडी के कार्यकर्ताओं का ध्यान भटकाकर, मैं ये कहूंगा कि ध्यान भटकाकर इसलिए क्योंकि उस राहुल गांधी की यात्रा में कांग्रेसी नहीं थे, मुकेश सहनी और आरजेडी ने अपने कार्यकर्ता खड़े किए थे और राहुल गांधी 2 महीने तक विदेश भाग गए। तो ये क्या है? ये अपने सहयोगी को उलझाकर जाने में, और फिर उसके बाद में क्या हुआ वो तो पूरे देश ने देखा ही देखा। तो आरजेडी 2 सीट मात्र, वरना आरजेडी जो है वो विपक्ष की भूमिका में भी नहीं होती, यहां लाकर खड़ा कर दिया आरजेडी को। और अब 2030 में चूंकि आरजेडी कमजोर हो गई तो इसका फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी को होगा, कांग्रेस पार्टी इसका फायदा उठाने का प्रयास करेगी। अब हम आ जाते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में भी ठीक इसी तरीके से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में महाराष्ट्र का जो प्रभारी बनाया गया है वो है रमेश चेन्निथल्ला। लेफ्टिस्ट विचारधारा से आता है, केरल से इसका वास्ता है। तो केरल का व्यक्ति आकर महाराष्ट्र में जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बैटिंग कर रहा है, तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? और वो भी उस क्रूशियल समय में जब कांग्रेस पार्टी 6 सीटें जीत पाई है बिहार में, और आरजेडी जो है वो बिल्कुल अपने, जिसके हम कहें कि महागठबंधन सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसा बयान देने की जरूरत क्या थी? पहला सवाल। और अब तो जो कांग्रेस पार्टी के चाहने वाले हैं, वो पत्रकार, वो राजनीतिक विश्लेषक भी यह सवाल उठाते हैं कि आखिर ये कांग्रेस पार्टी करना क्या चाहती है। तो कांग्रेस पार्टी का अगला टारगेट है उद्धव ठाकरे को, जो विधानसभा चुनावों से लगभग समाप्त कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। अब जो है, अब जब मैं ये कहता हूं तो क्यों कह रहा हूं, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उद्धव ठाकरे को कांग्रेस पार्टी ने उस मंच पर खड़ा कर दिया जहां पर सनातन को गाली दी जाती है, जहां पर कैंसर और कुष्ठ रोगों से तुलना की जाती है, जहां पर वीर सावरकर को गालियां दी जाती है, कोसा जाता है, माफी वीर कहा जाता है। तो जहां कांग्रेस पार्टी की वजह से कट्टर हिंदुत्व की जो छवि थी बाला साहब ठाकरे की, आज आप देखिए उद्धव ठाकरे की स्थिति। उस उद्धव ठाकरे को मजबूर कर दिया 10 जनपद के चक्कर काटने के लिए, जहां एक वक्त 2018 से पहले अगर आप देखोगे या बाला साहब के समय से, तो इस देश की राजनीति में कोई भी बड़ा नेता हुआ करता था वो मातोश्री जाकर माथा टेकता था। 2018 में अमित शाह को जाना पड़ा था। लेकिन आज आप स्थिति देखिए कि आदित्य ठाकरे, संजय राउत, जो शकुनी है इस पूरे, जिसको हम कहें कि शिवसेना के कर्मकांड का, उद्धव ठाकरे को लेकर 10 जनपद पे जो है वो डिनर पे भी शामिल हो रहा है। तो अब उद्धव ठाकरे एक ही जगह बसते हैं और वो है बीएमसी में। तो इस बार बीएमसी में भी निपटाकर रहेगी कांग्रेस पार्टी, ऐसा जो है वो साफ तौर से दिखाई देता है। अब आकलन का जो है, क्योंकि इसमें एक कांग्रेस पार्टी की नेता और है वर्षा गायकवाड़, उसका भी स्टेटमेंट यही कहता है कि बीएमसी में कांग्रेस पार्टी अब स्वतंत्र रूप से इस गठबंधन को तोड़कर चुनाव लड़ेगी। तो अब जो लोग हम बात करते थे कि इंडी गठबंधन बना है, उस वक्त हम कहते थे कि यह गठबंधन है ही नहीं, यह लठबंधन है। तब जो है वो कोसते थे कि अब तो जो है वो मोदी हार ही जाएगा। उन लोगों को जरा जानकारी के लिए बता दें कि आखिर उस इंडी गठबंधन का स्वरूप क्या है, कहां उसका ऑफिस है, कौन उसका समन्वयक है, कौन जो है वो उसका जो है वो प्रेसिडेंट है, किन मुद्दों पे जो है वो गठबंधन काम कर रहा है, कब इसकी मीटिंग होती है, क्या कोई बता सकता है? तो इसका जवाब जो है वो किसी के भी पास नहीं है। चुनाव में हार होती है, दबे हुए स्वर में जो है वो आवाज उठती है, लेकिन फिर 10 दिन के बाद में जो है वो उसी हाल में चली जाती है। तो कांग्रेस पार्टी, आप समझ सकते हैं कि जानबूझकर कर रही है, या तो कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सीटें तब तक नहीं आ सकती जब तक उसका परंपरागत वोट उसकी तरफ वापस ना देखे,
और परंपरागत वोट भारतीय जनता पार्टी को कभी जा नहीं सकता, तो फिर वो किसके पास है? वो है कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दलों के पास। तो उसको हासिल करने के लिए सहयोगी दलों को कमजोर करना जरूरी है, और कांग्रेस पार्टी उसी तरीके से, उसी विचारधारा पे इस वक्त जो है वो काम कर रही है। वरना ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी को क्या जरूरत थी कि इस तरीके का स्टेटमेंट दे। और साथ में एक और जो सबसे बड़ी अहम बात है, क्योंकि राज ठाकरे इस शिवसेना की सबसे मजबूत कड़ी हुआ करते थे किसी समय में। हालांकि इससे जो है वो मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो जाएगी, लेकिन आप सोचकर देखिए, बाला साहब ठाकरे के समय में राज ठाकरे और राज ठाकरे की राजनीति, तो राज ठाकरे जब से अलग हुए हैं उसके बाद एक ही मजबूत कड़ी बचती थी, वो थी भारतीय जनता पार्टी, वो भी उद्धव ठाकरे से अलग हो गई। अब ऐसी स्थिति में जब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ एक मंच पर दिखाई देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी उससे असहज हो रही है, और फिर कांग्रेस पार्टी जो है वो इस तरीके का बयान दे रही है। जब वर्षा गायकवाड़ ये कहती है कि इस जो गठबंधन है उसके पास में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी नीति जो है वो विभाजनकारी है, तो ये साफ तौर से जो है वो इशारा है राज ठाकरे की तरफ। तो भले ही उद्धव ठाकरे किसी भी तरीके का स्टेटमेंट दे, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर यह गठबंधन महाविकास आघाड़ी एक साथ नहीं लड़ेगा, तो तीनों पार्टियां जो है वो इससे भी ज्यादा बुरी हालत में चली जाएगी। यह साफ तौर से जो है वो दिखाई देता है, और उसके बाद में एक गलत मैसेजिंग जो जाती है कार्यकर्ताओं में, वो भी जाएगी। तो उसके बाद में आप सोच सकते हैं कि इस गठबंधन का अस्तित्व क्या है। तो अब कृष्ण अल्लावरू हो या फिर रमेश चेन्नीथल्ला हो, इस तरीके के लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने सहयोगी दलों को कमजोर करने के लिए एक एजेंडे के रूप में कांग्रेस पार्टी जो है वो इस्तेमाल करती हुई दिखाई दे रही है। अब तक फिलहाल जो है वो यही नजर आ रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।